हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। चलिए आज हम बात करेंगे स्पॉटिंग द एरर्स को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पॉटिंग द एरर्स जो हैं वो एक बहुत ही इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट है। जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एरर्स हमें उस एग्ज़ाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। एरर कम से कम 5 मार्क्स के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इंक्लूडिंग बैंक्स, इंक्लूडिंग एसएससी, इंक्लूडिंग सीडीएस, इंक्लूडिंग जेकेएसएसबी। जिस भी तरह का एग्ज़ाम होगा उसमें एरर्स जो हैं वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज हम एरर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और अगर एक बार में वीडियो ना देख पाएँ तो पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा वीडियो जो है वो आप देखिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक रफ़ पेपर या एक रफ़ नोटबुक अपने साथ रखिए ताकि आप रूल्स को जॉट डाउन कर पाएँ। एरर्स जैसे कि हमको मालूम है कि हर तरह के एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है, तो एरर्स करने के लिए हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं चाहूँगी कि आप लोग जो है फॉलो करें। जैसे कि सबसे पहले आप लोग को चाहिए पेशेंस। बिकॉज हम लोग को बहुत बार एरर्स देख के ऐसा लगता है कि भाई ये तो ठीक है या ये तो गलत है, क्योंकि हम अपने इमोशंस को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगी कि इंग्लिश में जब भी आप एरर्स को खासकर अटेम्प्ट करें तो गो बाय रूल्स एंड डोंट गो बाय व्हाट यू फील लाइक। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग को लगता है कि ये चीज़ ऐसे ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रूल्स जो हैं ग्रामर के वो एकदम अलग हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इमोशन। बिकॉज इमोशन में आप फ्लो में कुछ भी कर जाते हैं एंड देन यू थिंक यार ये तो मुझे ठीक लगा था, तो मार्क्स कहाँ कट गए। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट तो हम भी जानते हैं कि प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से एरर्स को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर अगर हम एरर्स की बात करें तो आज मैं बात करूँगी एरर्स के रूल्स पे और कुछ एरर्स पे जो कि बेस्ड होंगे आपके आर्टिकल्स पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे और प्रीपोजिशन पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड एरर्स पे। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड एरर्स की बात करें तो हम इन टाइप्स के एरर्स में ये चीज़ देखते हैं कि सब्जेक्ट किस टाइप का है और उसको फॉलो करने वाला वर्ब कौन सी टाइप का होगा। सबसे पहला एरर अगर हम देखें तो यहाँ पे है दे अलोंग विद देयर टीचर इज़ गोइंग ऑन वेकेशन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है कि इस सेंटेंस में देयर टीचर इज़ जो है ये एक एरर है। और इसके एरर होने का रीज़न क्या है कि जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस, अगर हम देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पर दे सब्जेक्ट है एज वेल एज देयर टीचर जो है ये सब्जेक्ट है, तो अगर दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जाएगा किन्हीं भी सेंटेंसेस या किन्हीं भी वर्ड्स के साथ, जैसे कि अलोंग विद as well as, in addition to, besides, nothing, unlike, like, no less than, तो हमेशा जो वर्ब होगा ना वो हमेशा किसको फॉलो करेगा, द फर्स्ट सब्जेक्ट को। जैसे कि इस सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो दे है, तो इस केस में जो हमारा वर्ब होना चाहिए था वो एक प्लूरल होना चाहिए था। आई होप आप समझ पाए। जब भी हमारा एक सेंटेंस होगा जिसमें दो सब्जेक्ट्स रहेंगे और दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स जो होंगे इन वर्ड्स के साथ, जैसे कि एज वेल एज, along with, in addition to, besides, nothing, unlike, like, no less than, इन वर्ड्स के साथ अगर दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन किए गए होंगे तो हमारा जो वर्ब होगा वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। हम बहुत बार एग्जाम्स में एज वेल एज तरह का एरर जो है वो देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जैसे इस सेंटेंस में क्या है, रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग। तो इस सेंटेंस में हमारा जो एरर है वो यहाँ है, आर प्लेइंग। जैसे कि मैंने आपको बोला जब भी दो सब्जेक्ट्स, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रोहन, और साथ साथ में क्या सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स। तो जब भी हमारे पास दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन होंगे एज वेल एज के साथ, अलोंग विद के साथ, विद के साथ या बिसाइड्स के साथ, तो हमेशा जो हमारा वर्ब होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट रोहन है, तो इसीलिए जो हमारा वर्ब है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर, यानी कि इज। तो इस सेंटेंस में हमारा जो एरर है वो इस पार्ट में है, आर प्लेइंग। यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज प्लेइंग। तो उसके बाद मैं अगला रूल आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेंगे। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स वाज प्रेजेंट इन द वेडिंग। यहाँ पर जो एरर है वो वाज प्रेजेंट में एरर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होंगे और उनको ज्वाइन किया जाएगा ईदर और के साथ या नीदर नॉर के साथ या नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, तो जो वर्ब है वो हमेशा एग्री करेगा उस सब्जेक्ट के साथ जो उसके नियरेस्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, राम
और उसके पेरेंट्स की बात हो रही है। राम एक सिंगुलर है जबकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो क्या हैं, एक प्लूरल है। तो हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया ईदर और के साथ, नीदर नॉर के साथ या नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ कोई भी अगर दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन किए जाएंगे तो हमारा जो वर्ब है वो किसको फॉलो करेगा, अपने नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट को। यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या था, पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स वर प्रेजेंट इन द वेडिंग। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल जो इस रूल पर बेस्ड है वो है नीदर राम नॉर श्याम आर कमिंग। तो यहाँ पर एरर जो है वो आर कमिंग में है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये सेंटेंस भी नीदर नॉर पर बेस्ड है। और जब भी कोई सेंटेंस नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो जैसे वर्ड्स के साथ दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करता हुआ दिखाई देगा, उस सेंटेंस में आपको हमेशा जो वर्ब है उसको फॉलो अप कराना है नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट श्याम है जो कि एक सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर इस पार्ट में एरर है। और सेंटेंस की इंप्रूवमेंट कैसे होगी, नीदर राम नॉर श्याम इज कमिंग। आई होप इतना सा क्लियर है। उसके बाद अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्लेइंग। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, लेकिन अगर आप इसी के एडजेसेंट वाला सेंटेंस देखें, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 20, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 20, तो यहाँ पर एरर है। जबकि यहाँ पर भी देखो कि एक लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़ है, हमें मालूम है कि चिल्ड्रन जो है वो अपने आप में एक प्लूरल है, और यहाँ पर भी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों, इस सेंटेंस में क्यों आर प्लेइंग होने के बावजूद कोई एरर नहीं था, जबकि इस सेंटेंस में चिल्ड्रन आर होने से एरर हो गया। ऐसा क्यों होता है, ये इस रूल पर बेस्ड है। इस रूल के मुताबिक क्या होता है कि जब भी अगर हमारे पास कोई भी अगर सेंटेंस है जिसमें जो हमारे इनिशियल्स हैं वो इस तरह से है, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, तो आपको हमेशा जो आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल रहेगा। लेकिन अगर आपका सेंटेंस इस तरीके कहा, द नंबर ऑफ, अगर क्या होगा आपका यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द नंबर ऑफ होगा, तो हमेशा जो आपका वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे कि जो करेक्ट सेंटेंस होगा, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ 20। आई होप आपको समझ आ रहा है, एंड आई होप आप इन रूल्स को जॉट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि ये रूल्स के साथ ही आपको ये रूल्स आपको पूरे मेमोराइज करने हैं, और इन रूल्स के साथ ही आप इन सेंटेंसेस को करेक्टली जो है वो डिसाइड कर पाएंगे कि इसके साथ क्या किस टाइप का वर्ब हमें ऐड करना है। तो जो सेंटेंस नंबर 6 है उसमें जो ये एरर है किस वजह से हुआ, क्योंकि हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है द नंबर ऑफ। जब द नंबर ऑफ होगा तो हमेशा जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, जैसे वन ऑफ द बॉय इज़ एब्सेंट, वन ऑफ द बॉय इज़ एब्सेंट, तो यहाँ पर जो हमारा एरर है वो पार्ट ए में है कि वन ऑफ द बॉयज़, ठीक है, वन ऑफ द बॉयज़। और ऐसा क्यों होता है, जब भी हमारे पास किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ द हो तो हमेशा जो नाउन रहता है, जैसे इसमें क्या नाउन है, बॉय, तो जो नाउन रहता है वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अगर हमारे सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है वन ऑफ द से, तो वन ऑफ द में जो हमारा नाउन होगा वो क्या होना चाहिए, प्लूरल, जबकि हमारा जो वर्ब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर। जैसे कि इस सेंटेंस में वन ऑफ द बॉय इज़ एब्सेंट, यहाँ पर वर्ब तो सिंगुलर है लेकिन जो हमारा नाउन है वो प्लूरल नहीं है, इसीलिए एरर जो है वो फर्स्ट पार्ट में है। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, नथिंग बट मिल्क इज़ लेफ्ट, नथिंग बट मिल्क इज़ लेफ्ट, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ऐसा क्यों है कि जब भी हम लोग किसी भी सेंटेंस का अगर हम देखें कि उसका जो वर्किंग है, उसका जो टाइप है वो इस तरह से शुरू हो रहा है, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, तो उस केस में जो वर्ब और जो नाउन होगा वो दोनों ही क्या रहते हैं, सिंगुलर, ठीक है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता नथिंग बट मिल्क आर लेफ्ट, तो ये सेंटेंस गलत होता, ठीक है। ऐसा क्यों है, या नथिंग बट मिल्क्स इज़ लेफ्ट, तो ये सेंटेंस गलत होता, क्योंकि जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस शुरू होता है नथिंग बट या एवरीथिंग बट से, तो जो आपका नाउन है और जो आपका वर्ब है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है और आप इस चीज़ को लिख रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एक बहुत ही प्रोमिनेंटली आस्क्ड एरर है, जिसमें क्या चीज़ देखी जाती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, दोनों की दोनों ऑल कंटेनिंग है, जैसे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, और इस केस में कोई भी एरर नहीं है। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, इस केस में कोई भी एरर नहीं है। और इस केस में अगर आप देखिए, ऑल हैज़ गॉन टू मुंबई, इस केस में जो ऑल है यहाँ पर एरर है। ऐसा क्यों है कि जब भी हमारा जो ऑल है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया है, जब भी हमारा ऑल है वो अनकाउंटेबल होगा। जब भी हमारा ऑल जिस चीज़ को डिनोट करेगा, अगर वो चीज़ अनकाउंटेबल होगी तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगी।
और जब भी कैसा होगा, अगर ऑल हमारा काउंटेबल होगा तो वो हमेशा एक प्लूरल वर्ब लेगी। इस केस में जैसे हम देखते हैं कि ऑल इज़ वेल, अब यहाँ पर जो ऑल है ये एक अनकाउंटेबल चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये ऑल अनकाउंटेबल चीज़ को डिनोट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर रहा और इसीलिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं रहा। लेकिन सेकंड केस में जो ऑल है वो क्या डिनोट कर रहा है, एक काउंटेबल थिंग को, कि सभी लोग मुंबई गए हैं, वो सभी लोगों की गिनती है, इसीलिए यहाँ पर ऑल के साथ जो वर्ब होना चाहिए था वो प्लूरल होना चाहिए था, जबकि इस सेंटेंस में सिंगुलर है, इसीलिए एरर जो है वो फर्स्ट पार्ट में है। अगला जो है उसमें देखिए ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरर है, जिसमें पूछा जाता है कि अगर आई विश आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो हमारा एरर है वो पार्ट ए में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हम अपनी कोई विश, जब भी हम अपनी कोई थॉट एक्सप्रेस करते हैं या कोई थॉट जो हमारी चॉइस है वो हम अपनी डिज़ायर जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, तो हमेशा जो फॉर्म है टू बी की वो कौन सी यूज़ होगी? वर्ब फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? वर्ब फॉर्म। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आई होप मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में नहीं बोल रही हूँ, अगर ऐसा है तो आप वीडियो पॉज करके सेंटेंसेस को और रूल्स को एक बार अच्छे से देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल बेस्ड रूल से। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको थोड़ा सा पेशेंस जो है वो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो 3 टॉपिक्स को कवर कर रही है आपके एरर्स को लेकर, कीपिंग इन व्यू कि हम लोगों के पास टाइम थोड़ा सा कम है, और दूसरी बात कि हम लोग मल्टीपल एग्ज़ाम्स को लेकर चल रहे हैं। जैसे कि कल मुझसे बहुत से बच्चों ने कमेंट्स में ये पूछा था कि मैम क्या हम अदर बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, क्या हम लोग इस सीरीज़ को जेके एसएसबी की सीरीज़ समझें या ना समझें। तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी इंग्लिश का सिलेबस है वो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स के केस में सिमिलर है, और बेसिक ग्रामर तो हर जगह जो है वो पूछी जाती है, तो इसीलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को पार्ट्स में देख सकते हैं, जैसे कि पहले आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देख सकते हैं, उसके बाद आप आर्टिकल्स को, और उसके बाद आप प्रीपोजिशन को देख सकते हैं। मैंने ये काम सिर्फ इसलिए किया है ताकि हम मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। और अब हम बात करेंगे आर्टिकल बेस्ड रूल्स पे। हमें मालूम है कि 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल है हमारा द। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल बेस्ड रूल्स जो हैं आर्टिकल ए के लिए। हमें मालूम है कि हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। बहुत से बच्चे आज तक ईयर के साथ कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो इसको प्रोनाउंस ईयर करते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर जो साउंड है वो वॉवल की आ रही है, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो साउंड है वो वाई की ईयर करके आ रही है, जिस वजह से ईयर के साथ हम हमेशा आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। तो कॉन्सोनेंट के साथ तो हम आर्टिकल ए यूज़ करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग जो ऐसे वोवल बेस्ड सेंटेंस भी होंगे जिनमें जो साउंड होगी वो किसकी आ रही होगी? कॉन्सोनेंट की, तो उसके साथ भी हम लोग ए आर्टिकल ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हम आर्टिकल ए जो है वो यूज़ करेंगे किसके साथ? एक ऐसा काउंटेबल नाउन जो डिनोट करेगा पूरी क्लास को। जैसे यहाँ पर क्या बात हुई है, ए कैट हैज़ 4 लेग्स, इसमें हम एक पर्टिकुलर कैट की नहीं जबकि होल फैमिली ऑफ कैट की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए जो है वो यूज़ हुआ है। उसके बाद हम लोग आर्टिकल ए यूज़ करेंगे किसी भी प्रोफेशन, रिलीजन, नेशनैलिटी के आगे, जैसे कि ए टीचर, अ हिंदू, अ जापानीज। उसके बाद हम लोग आर्टिकल ए तब भी यूज़ करते हैं जब हम एक वर्ब को एज ए नाउन यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए बाथिंग जो है एक वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पर टेक वर्ब का काम कर रहा है और बाथ जो है वो नाउन का काम कर रही है। ये नाउन का काम कर रही है, इसीलिए हम इसके पीछे जो है क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अगर यहाँ पर ऐसे होता कि आई विल बाथ इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर ए आर्टिकल नहीं रहता, क्योंकि बाथ जो है इस केस में एज ए वर्ब काम करता, लेकिन यहाँ पर बाथ जो है वो एज ए नाउन काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए जो है वो यूज़ हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स वीडियो हाँ जी, तो इसीलिए हम क्या बात कर रहे थे कि जिस तरह से जो बाथिंग है यहाँ पर एज ए नाउन यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमने जो ए आर्टिकल है वो यूज़ किया है। हम ये भी याद रखना है कि हमेशा हम लोग आर्टिकल ए यूज़ करेंगे जब हम इस तरह के वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में देखेंगे, जैसे कि नॉइस, हेडेक, लाई, होल। जैसे कि आई हैव अ हेडेक सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर आर्टिकल ए जो है वो यूज़ करना है। अगर हम एन आर्टिकल की बात करें, हमें मालूम है कि साउंड ऑफ वॉवल और वॉवल के पीछे हम लोग आर्टिकल एन जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, एन आर अगो, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पर साउंड जो है
वो वोवल की नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ यूरोपियन यूनियन। यू द एग्जाम्पल अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम बोलेंगे अ यूरोपियन यूनियन, बट इट इज़ अ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर जो साउंड है वो य की आ रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, यूनियन यूनियन यूनियन। तो यहाँ पे आपको प्रोनाउंस करके चेक करना है कि यहाँ पर इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल ए, यूनियन यूनियन। इट्स नॉट यूनियन, इट इज़ यूनियन, ठीक है। सो द साउंड इज बेसिकली ऑफ य, सो इसीलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल ए यूज़ किया है। उसी के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि कोई भी अगर एब्रीवेशन है जो एच एल एन एफ आर एम एक्स से शुरू हो रही होगी, उस केस में आपको आर्टिकल एन यूज़ करना है, जैसे एन एम एल एन जी यू। तो उसके पीछे आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल एन। उसके बाद आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि ए और एन हम लोग कभी भी यूज़ नहीं करते किसी भी मील के पीछे, किसी भी सब्जेक्ट के पीछे, किसी भी लैंग्वेज के पीछे, जैसे कि अ हिंदी, अ ब्रेकफास्ट, ये सब क्या होगा, रॉन्ग होगा। आपको जब भी बात करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी मील की, तो आप हमेशा इंडिविजुअली सिर्फ उसी सब्जेक्ट की या उसी मील की बात करेंगे। प्लूरल के पीछे हम एन यूज़ नहीं करते, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए, हम ए भी यूज़ नहीं करते प्लूरल के पीछे, जैसे ए कार्स या ए स्कूटर्स, ये हम लोग कभी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद मटेरियल नाउन्स के पीछे हम लोग कभी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें आप लोग क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे एक ही सब्जेक्ट, एक ही नाउन के बारे में, पर उसकी दो क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, तो आप जो आर्टिकल है वो एक ही बार यूज़ करेंगे, ट्वाइस जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलिए, प्रिया इज़ अ सिंगर एंड अ डांसर, तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस करेक्ट तभी होगा जब आप इस सेंटेंस को एज इट इज़, प्रिया एज अ सिंगर एंड डांसर बोलेंगे। आई होप क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल दा की। आपको याद रखना है कि जो डेफिनेट आर्टिकल दा है वो एक पर्टिकुलर नाउन के साथ, एक प्रॉपर नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। उसके बाद अगर कोई भी रिवर का नाम है, कोई भी सी का नाम है, किसी भी रिलीजियस बुक का नाम है, किसी भी हॉली स्क्रिप्चर का नाम है, किसी भी कमीशन का नाम है, किसी भी डेजर्ट का नाम है, तो हम सब क्या यूज़ करेंगे, हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल दा यूज़ करेंगे। अगर हम कंपैरिजन करते हैं दो प्रॉपर नाउन्स के बीच में, तब भी हम आर्टिकल दा यूज़ करेंगे। ऑर्डिनल्स के पीछे यानी कि द फर्स्ट, द लास्ट, द फॉर्मर, जो पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे जो वर्ड्स होंगे उनके साथ भी हम आर्टिकल दा यूज़ करेंगे। लेकिन हम लोग आर्टिकल कभी भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट के पीछे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, दा आर्टिकल। जैसे कि अगर आपको कोई किसी लैंग्वेज का नाम है, किसी मंथ का नाम है, किसी डे का नाम है, तो हम लोग आर्टिकल दा जो है उस केस में यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं स्पेसिफिकली जिनके साथ हम आर्टिकल दा यूज़ नहीं करते, बट देर इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑल्सो, जैसे कि लाइफ, मनी, गॉड, प्राइड, सोसाइटी, पार्लियामेंट, लव, इन सब वर्ड्स के पीछे हम लोग आर्टिकल दा यूज़ नहीं करेंगे अगर हम इन सेंटेंसेस में इनके प्राइमरी पर्पस की बात करेंगे। जैसे कि एक स्कूल का प्राइमरी पर्पस है एजुकेशन, तो जब भी अगर सेंटेंस इस तरह से होगा, आई वेंट टू स्कूल फॉर स्टडिंग, तो यहाँ पर प्राइमरी पर्पस की बात हो रही है, इसीलिए मैंने स्कूल के पीछे आर्टिकल दा यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर पर्पस जो है वो सेकेंडरी है, जैसे आई वेंट टू स्कूल फॉर डांसिंग, तो यहाँ पर जो आर आएगा वो आपका द आई वेंट टू स्कूल वाले पार्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्कूल के पीछे आपको आर्टिकल दा यूज़ करना है, क्योंकि जो पर्पस जिसके लिए आप ये बोल रहे हैं वो बेसिक पर्पस ऑफ स्कूल नहीं है। आई होप ये वाला रूल भी आपको क्लियर है कि अगर बेसिक पर्पस होगा तो हम लोग आर्टिकल दा यूज़ नहीं करेंगे, और अगर पर्पस बेसिक नहीं होगा तो हम लोग आर्टिकल दा जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेंगे, जैसे कि सबसे पहली एग्जाम्पल है वन ऑफ द टू कार्स, ऑफ द टू कार्स दिस इज़ डेफिनेटली बेटर। तो इस केस में जो एरर है वो कहाँ है, पार्ट सी में। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है दो कार्स के बीच में, इसीलिए हमें बेटर के पीछे आर्टिकल दा को यूज़ करना था। अगले सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री है इसके साथ तो दा है, पर नाइल एक रिवर का नाम है, और हम लोग को मालूम है कि रिवर के नेम के पीछे हम लोग हमेशा आर्टिकल दा जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस केस में एरर जो है वो पार्ट 1 में है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल दा जो है वो आएगा।
अगले केस में अगर आप देखिए, राजीव इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज़ फ्यू फ्रेंड्स ही मेड। राजीव इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज़ फ्यू फ्रेंड्स ही मेड। तो यहाँ पर फ्यू के पीछे आपको आर्टिकल दा लगाना है, क्योंकि जब भी हमारे पास फ्यू होगा, अगर वहाँ पर आप लोग आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे तो उस फ्यू का मतलब होगा ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स। जबकि उसने फ्रेंड्स जो हैं वो कुछ फ्रेंड्स खोए हैं, इसीलिए वो अनफॉर्चुनेट है, इसीलिए वो अनलकी है, इसीलिए उसके पीछे जो है वो दा लगना ज़रूरी है, क्योंकि दा की वजह से क्या हो जाएगा, इस चीज़ का मतलब चेंज हो जाएगा। दा फ्यू फ्रेंड्स का मतलब हो जाएगा कुछ दोस्त उसने खोए हैं, इसीलिए वो अनफॉर्चुनेट है। अगले सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है, द वार्डन आस्क्ड द बॉयज़ टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। तो यहाँ पर जो एरर है वो इस पार्ट में है, द सनसेट यहाँ पर रॉन्ग है, बिकॉज हम लोग कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते सनसेट, सनराइज, डॉन या डस्क के पीछे। उसके बाद अगले सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 5 में अगर आप देखें तो यहाँ पर व्हेन आई मेट हर द कपल ऑफ डेज बैक, तो हमें मालूम है कि अ कपल ऑफ डेज अपने आप में एक करेक्ट फ्रेज है, तो हमारा एरर जो है वो बी पार्ट में है, द कपल ऑफ डेज बैक में। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम बात करें, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इज हार्ड वर्किंग, तो इस केस में हमारा जो एरर है वो सेंटेंस बी में है, बिकॉज यहाँ पर क्या आना चाहिए था, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। और अगले सेंटेंस में अगर हम देखें तो मैनी अ बॉय हैज़ कम फॉर द क्लास, इस केस में कोई भी एरर नहीं है। ये दोनों सेंटेंस किस रूल पर बेस्ड हैं, ये दोनों सेंटेंस इस रूल पर बेस्ड हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी सेंटेंस जो है वो मैनी ए से स्टार्ट होता है, जैसे कि ये सेंटेंस था मैनी अ बॉय, तो इस केस में हमेशा जो हमारा वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा और हमारा नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर। जैसे मैनी अ बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन, और हैज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो इस केस में जब भी कोई सेंटेंस मैनी ए से स्टार्ट होगा तो उसका जो नाउन और वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। वेयर एज जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा मैनी से, अ ग्रेट मैनी से, अ गुड मैनी से, ए ग्रेट मैनी से, बोथ से, सेवरल से, वेरियस से, बोथ ऑफ, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू ऑफ, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, जैसे इस सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि जब भी इन सब चीज़ों से ये आपका कोई भी जो सेंटेंस होगा तो वो स्टार्ट होगा, तब भी हमारे पास क्या होगा, हमेशा जो हमारे पास वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल। वर्ब क्या होगा, प्लूरल। तो और सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल। ठीक है, जैसे कि ए ग्रेट मैनी एक्टर्स आर कमिंग, तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ए ग्रेट मैनी से, एक्टर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, आर क्या है, प्लूरल वर्ब। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले सेंटेंस में, जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन पे थोड़े बहुत आर्टिकल्स अब हम डिस्कस करेंगे, थोड़े बहुत रूल्स हम प्रीपोजिशन के डिस्कस करेंगे। अब अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें तो यहाँ पर क्या है, ही वॉज इन द बाथरूम व्हेन द बर्गलर्स एंटर्ड इनटू हिज हाउस, तो यहाँ पर एरर जो है वो एंटर्ड इनटू वाले पार्ट में है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि जो हमारे इमोशंस हैं वो क्या कहेंगे, यार एंटर्ड है तो उसके साथ इनटू तो आएगा ही, पर जबकि जो इंग्लिश है उसमें क्या होता है कि एंटर्ड का ऑलरेडी मतलब यही है कि आप अंदर जा चुके हैं, तो यहाँ पर इसको डबली करने का कोई ज़रूरत नहीं था, डबली बोलने का कोई ज़रूरत नहीं था। अगर इस सेंटेंस में ऐसे होता ही वॉज इन द बाथरूम व्हेन द बर्गलर्स एंटर्ड हिज हाउस, तो सेंटेंस ठीक हो जाता, बिकॉज हम प्रीपोजिशन में कभी भी एंटर्ड के साथ इनटू जो है वो नहीं यूज़ करते। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन बेस्ड एरर। ऑन द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बात हो रही है वो है ऑन द टाइम। याद रखिएगा कि जो प्रीपोजिशन एट है वो डिनोट करता है एग्जैक्ट टाइम को, जैसे कि अभी ये बात हो रही है, जैसे इस सेंटेंस में क्या यूज़ होना चाहिए था, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, बिकॉज इट इज़ यूज टू डिनोट द एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट पोजीशन कि अभी यहाँ पर ऐसा हो रहा है, नाउ एंड नाउ इटसेल्फ, ये उस चीज़ को डिनोट करता है। तो अगर हम बात करेंगे ऑन द टाइम ऑफ, तो इसका मतलब ये होगा क्योंकि जो हमारा प्रीपोजिशन ऑन है वो क्या चीज़ को डिनोट करने के लिए होता है, ठीक है। जब भी हम किसी डे या डेट की बात करते हैं, जैसे आई विल कम ऑन मंडे, द नेक्स्ट विल बी अपलोडेड ऑन ट्यूसडे, द नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन ट्यूसडे। जब हम किसी भी डे या डेट की बात करते हैं, जैसे हर बर्थडे इज़ ऑन 12th ऑफ अप्रैल, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑन। जबकि अगर हम एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट पोजीशन की या एग्जैक्ट टाइम की बात करेंगे तो हमारा जो प्रीपोजिशन होगा वो एट रहेगा। उसके साथ प्रीपोजिशन इन है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है।
इन प्रीपोजिशन हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें पीरियड ऑफ टाइम बताना हो, ठीक है। यू हैव टू रीच द स्कूल इन टाइम, कि अगर आपका स्कूल 8 बजे लगता है तो आपको 8 बजे से पहले कभी भी पहुंचना है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यू हैव टू रीच द टाइम एट द एग्जैक्ट, कोई मैं टाइम यूज़ करूँ, जैसे कि यू हैव टू रीच द स्कूल एट 5 o'clock, तो यहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट टाइम यूज़ हुआ है, इसीलिए जो प्रीपोजिशन है वो एट यूज़ हुआ है। और इन यूज़ होता है जब आपको उस टाइम लिमिट के अंदर पहुँचना हो, ठीक है। आई होप ये वाला रूल जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग की समझ में आ गया होगा। और ऑन जो है वो हम यूज़ करेंगे जब हम किसी डे या किसी डेट की स्पेसिफिकली बात करेंगे। उसके बाद अगला जो एरर है वो भी प्रीपोजिशन बेस्ड है, जिसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सिंस या फ्रॉम की। इन दो प्रीपोजिशंस के बीच में भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। जैसे शी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम जनवरी, तो यहाँ पर एरर जो है वो फ्रॉम जनवरी में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंस जो है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। सिंस किसके लिए यूज़ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फ्रॉम यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है कि जनवरी से ही वो पढ़ा रही है, तो यहाँ पर सिंस जनवरी होना चाहिए था। और अगर ये सेंटेंस होता शी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम अप्रैल, ठीक है, अगर हम ऐसे होते शी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, तो यहाँ पर हम पीरियड की बात करते, अप्रैल से नवंबर तक के पीरियड की बात करते, तब ये सेंटेंस ठीक होता। लेकिन एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है, इसीलिए यहाँ पर सिंस यूज़ हुआ है। और पीरियड ऑफ टाइम कहीं से लेकर, जैसे मंडे टू सैटरडे, जैसे शी टीचर्स इन द स्कूल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो यहाँ पर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, मंडे से सैटरडे तक की, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है वो फ्रॉम यूज़ होगा। उसके बाद हम लोग लास्टली बात करेंगे ऑफ और ऑफ का डिफरेंस, ठीक है। जो ये ऑफ है ये सेपरेशन डिनोट करता है, और ये ऑफ है ये रिलेशन डिनोट करता है। ओ एफ ऑफ जो है वो रिलेशन डिनोट करता है। जैसे द लेग ऑफ दिस टेबल इज़ ब्रोकन, तो यहाँ पे पार्ट ए में एरर है, क्योंकि ये ऑफ जो है ओ डबल एफ ये डिनोट करता है सेपरेशन को, जबकि यहाँ पर हम लेग की बात कर रहे हैं जो है इन रिलेशन टू द टेबल। तो आई होप आपको ये जो एरर है प्रीपोजिशन बेस्ड, ये भी अच्छे से समझ आए होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। मैं जानती हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो इसीलिए मैं आपको अर्ज करूँगी कि आप इसको पार्ट्स में देखिए और याद से, प्लीज़ याद से रूल्स को जॉट डाउन कर लीजिए। अगली वीडियो भी आपकी जो है वो आर्टिकल, सब्जेक्ट बेस्ड, एग्रीमेंट और प्रीपोजिशन बेस्ड जो है एरर्स पर ही अपलोड होगी, और उस टाइम पे सिर्फ एग्जाम्पल्स होंगे। आई होप आपको समझ आया और आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू।